अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जाने जागीर की एपिसोड 4 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं। आमना, तुम ये बाहर लेकर जाओ। तबस्सुम बेगम किचन काउंटर पर रखे लवाजमात की जानिब इशारा करके बोले तो वो जी कहते प्लेट्स ट्रे में रखने लगी। आयला बेटा, बाहर वो लोग आपका रिश्ता लेकर आए हैं। मिर्जा साहब मुलाजमा के किचन से निकलते ही काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी आयला से बोले, बाबा आपने इन लोगों को हमारी शर्त के बारे में बताया है। वो सीधी होते सवाल करने लगी। हाँ बेटा, बता दिया है और इन्हें कोई एतराज नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा फैसला सुनने आए हैं। वो प्यार से बोले, बाबा हमारी शर्त इन्हें मंजूर है तो हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों की जैसी मर्जी। हमने अपनी शादी का अख्तियार आप लोगों को दिया हुआ है। बस हम यही चाहते हैं कि जिससे भी आप लोग हमारी शादी करवाएं वो हमारे पर्दे पे कोई एतराज ना करे, और ये लोग हमें ऐसे ही कबूल कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को जैसा ठीक लगे। आयला रुख मोड़ गर्दन झुका गई तो मिर्जा साहब मुस्कुरा दिए। मुझे तो लग रहा है आज ही मंगनी की तारीख रख कर जाएंगे, मगर ऐसी किसी भी बात से पहले आप एक बार लड़के के बारे में मालूमात करवा लें तो अच्छा होगा। तबस्सुम बेगम फिक्रमंदी से मिर्जा साहब से बोले। इन्हें बज़ाहिर तो लोग अच्छे ही लगे थे, पर वो मां थी और आजकल के हालातों को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो पहले ही राइड के बारे में सब जानना चाहती थी। ये कैसी बातें कर रही हो, लड़का बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया जानती है उसे, पूरे मुल्क में एक नाम है उसका। आए रोज तो उसकी कामयाबी की खबरें न्यूज़पेपर में छपती रहती हैं और तुम कह रही हो उसके बारे में मालूमात करो, मतलब हद करती हो यार। मैं जानता हूँ थोड़ा संजीदा है, मगर बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे बढ़कर उसे और उसके घर वालों को हमारी बेटी के पर्दे करने पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए हमें भी कम सोचना चाहिए और जैसा वो लोग चाह रहे हैं वैसा ही करते हैं। मिर्जा साहब ने अपनी बेगम को तसल्ली देते समझाया तो वो समझते हाँ में सर हिला गई, जबकि दोनों आयला के सर पर हाथ रखते किचन से निकल गए। जी तो फिर क्या मर्जी है आपकी बेटी की। इन दोनों के लाउंज में आते ही तुराब खान चाय का कप नीचे रखते मिर्जा साहब से मुखातिब हुए तो राइड ने बेचैनी से उनके मुस्कुराते चेहरों को देखा। हमारी बच्ची को कोई एतराज नहीं है, हमारी तरफ से हाँ है। मिर्जा साहब खुशी की खबर सुनाते मिठाई की प्लेट टेबल से उठाकर तुराब खान के सामने कर गए, जबकि राइड के बेचैन दिल को जैसे चैन मिल गया था। वो इतना खुश था कि उसका दिल कर रहा था अभी जाए और पूरे शहर में मिठाइयां बांटे। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो। तुराब खान प्लेट से मिठाई उठाते राइड के मुंह की जानिब कर गए तो राइड ने उनके हाथ से मिठाई लेते खुद ही मुंह में डाली, जबकि एक पल के लिए तुराब खान का दिल बुझ गया। अंकल, मैं साफ और सीधी बात करूंगा, हम ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों में नहीं पड़ना चाहते। मैं बस जल्द अज जल्द आयला को अपना बनाना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। राइड हल्की सी मुस्कान के साथ बोला तो मिर्जा साहब ने परेशानी से अपनी बेगम को देखा। बेटा, इतनी जल्दी शादी? तबस्सुम बेगम ने कुछ कहना चाहा, जब राइड ने उनकी बात काटी। बिल्कुल जल्दी नहीं है आंटी, हम 20 दिन बाद शादी करेंगे और हमें कौन सा जहेज वगैरह चाहिए जो आप लोगों को टाइम लगे। राइड पुरसकून अंदाज में खुद ही अपनी शादी की तारीख भी तय कर गया, जबकि तुराब खान जब्त करते रह गए। वो इन्हें लाया था सारे मामला तय करने के लिए, मगर वो यहाँ आके सब कुछ खुद ही तय करने में लगा हुआ था। ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो मजबूर थे, कुछ कह जो नहीं सकते थे। मगर बेटा, फिर भी और बहुत सी चीजें होती हैं, कम से कम हमें 2 महीने तो दो, मिर्जा साहब ने समझाना चाहा। मगर राइड ने तो कसम खा रखी थी जैसे आज ही 20 दिन बाद की तारीख पक्की करवाएगा। अंकल, आपको मुझ पर यकीन है ना? राइड ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा तो मिर्जा साहब हाँ में सर हिला गए। तो बस फिर आप शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं ठीक 20 दिन बाद मतलब 22 तारीख को बारात लेकर आऊंगा और आपके पास से अपनी अमानत ले जाऊंगा। राइड इत्मीनान से कहता आखिर में मुस्कुराया तो मिर्जा साहब कुछ कह ही ना सके। मिर्जा साहब, अब जब हमारे बेटे ने शादी की तारीख रख ही दी है तो आप सब तैयारियां शुरू कर दें। तुराब खान खड़े होते एक तंज या नजर राइड पर डालते बोले तो वो सब भी साथ ही खड़े हो गए, जबकि राइड को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर आप लोग बैठिए तो सही, खाना खा के जाइएगा। मिर्जा साहब ने इन्हें रोकना चाहा। फिर कभी सही, अभी हमें यहाँ से एक और बहुत अहम काम के लिए जाना है।
तराब खान की बात पर राइट ने इन्हें तिरछी निगाहों से देखा, जो झूठ बोल रहे थे। वो जानता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इन्हें राइट की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और वो ज्यादा देर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जाने के लिए खड़े हो गए थे। आपको जरूरी काम है तो मैं रोक भी नहीं सकता, मगर जब अगली बार आएंगे तो खाना जरूर खाइएगा। मिर्जा साहब खुश इखलाकी से बोले तो तराब खान जबरदस्ती मुस्कुराते उनसे मिलके बाहर निकल गए। उनके पीछे नूर बेगम और राइद भी निकले, जबकि लाउंज के दरवाजे पर खड़ी आयला मुस्कुराते हुए पीछे हो गई। रात के 10 बज रहे थे। आयला कुछ देर पहले ही खाना खा के और शादी की शॉपिंग की लिस्ट बना के ऊपर अपने कमरे में आई थी। जितना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था वो उसने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हुसैन को फोन भी करके शादी का बता दिया था, मगर उसके फाइनल पेपर होने वाले थे, जिस वजह से वो नहीं आने वाला था। आयना ने कहा भी कि वो लोग शादी की तारीख आगे करवा लेंगे, मगर हुसैन ने इन्हें साफ साफ मना कर दिया कि जो काम जिस वक्त हो रहा है उसे होने दिया जाए। वो यहाँ बैठे बैठे फोन पे ही शादी एंजॉय कर लेगा, जिसपे इन लोगों को उसकी बात मानना पड़ी। वो फ्रेश होके अभी बेड पर बैठी ही थी कि उसका फोन बज गया। ये वही अननोन नंबर था जिसे उसे कल भी फोन आया था। फोन बज के बंद होने के बाद दोबारा आ रहा था जब उसने झुंझला के कॉल रिसीव की। हमने आपको मना भी किया था, फिर भी आप हमें तंग कर रहे हैं। वो फोन कान से लगाए गुस्से से गुर्राई। लगता है अब भी तुम मुझे नहीं पहचानी। दूसरी तरफ से राइद की खुशगवार आवाज आई। हम बहुत अच्छे से पहचान गए हैं आपको। आप वही आवारा लड़के हैं जो हमें फजूल में तंग कर रहे हैं कल से। वो दू बदू बोली तो राइद ने खुद को आवारा कहे जाने पे कान से फोन हटा के उसे घूरा। तमीज से लड़की होने वाला शौहर हूं तुम्हारा। आज ही हमारी शादी की तारीख पक्की हुई है और तुम आज ही अपने होने वाले शौहर से बदतमीजी कर रही हो। राइद रोबदार लहजे में बोला तो आयला चौंकी। आप वो हैं जो आज रिश्ता लेकर आए थे? आयला ने आंखें छोटी किए कंफर्म किया। मेरे अलावा और कोई जुर्रत नहीं कर सकता तुम्हें कॉल करने की। राइद ने दिलकशी से उसकी बात का जवाब दिया तो एक पल के लिए आयला का दिल जोर से धड़का। उसने तो उसे कोई आवारा लड़का समझ के अच्छी खासी सुनाई थी, कहीं उसने बुरा ही ना मना लिया हो। सॉरी, हमें लगा कोई ऐसे ही हमें तंग कर रहा है। आयला शर्मिंदा लहजे में माजरत खा हुई। कोई बात नहीं, तुम नहीं जानती थी इसलिए ऐसा कह दिया, वरना मैं जानता हूँ तुम सबकी कितनी इज्जत करती हो। राइद के लहजे में प्यार ही प्यार था, जबकि राइद की बातें आयला को सर झुकाने पे मजबूर कर रही थी। आपने क्यों फोन किया? ऐसे ही, राइद ने सुकून से कहा। मगर हम मसरूफ हैं। वो हिचकिचाए बहाना कर गई। राइद से बात करना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि उसका लहजा जो बोल रहा था उससे उसे घबराहट हो रही थी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं फिर फोन करूंगा, राइद ने मुस्कुराते लहजे में कहा। तो आयला की आंखें फैली। फिर क्यों फोन करेंगे? मेरा मतलब है शादी तो होने वाली है, तभी सारी बातें कर लेंगे। वो रवानी में बोल गई, मगर एहसास होने पर अपनी बात की तस्दीक कर गई। वैसे राइद खान किसी की सुनता नहीं है, मगर तुम बहुत ही खास हो, इसलिए मान लेता हूँ तुम्हारी बात। अब शादी वाले दिन ही बात होगी तफसील से, वो गंभीर लहजे में कहता आखिर में जुमैनी अंदाज में बोला तो आयला मुस्कुरा दी। एक बात कहनी थी। इससे पहले वो फोन बंद करता वो बोल उठी, मैं सुन रहा हूँ। राइद का रूम रूम समात बन के आयला की बात का मुंतजिर था। थैंक यू सो मच, हमें हमारे हिजाब के साथ कबूल करने के लिए, वो धीमे लहजे में बोली तो राइद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अभी अपना थैंक यू संभाल के रखो। शादी की रात अच्छे से कहा, वो मैंने तेजी से कहते फोन बंद कर गया। अगर वो कुछ देर और बात करता तो आयला की तलब बढ़ जाती, जिस वजह से उसने फोन ही बंद कर दिया। जबकि आयला मुस्कुरा के फोन को देखने लगी। वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि वो उसे ऐसा हमसफर दे रहा है जिसे उसकी कदर है, जिसके लिए उसकी हर बात अहम है। उसे उसके नकाब करने पर भी कोई मसला नहीं है, बल्कि वो इस नेकी के काम में उसका साथ दे रहा है। उसके लिए वो जितना अपने रब की शुक्रगुजार होती उतना कम था। कुछ दिन बाद फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोकते ही
जजलान गाड़ी से उतरता, घूम के दूसरी तरफ आते फ्रंट डोर ऊपर करके हाथ आगे बढ़ा गया। उसके बढ़ाए हुए हाथ पर मुस्कुराते हुए महविश ने अपना हाथ रखा और गाड़ी से निकली। पिछले 4 दिन से ये इन दोनों के रोज का मामूल बन गया था। रोज ही जजलान अपने सारे काम निपटा के महविश को साथ लिए यहाँ आ जाता और खुद किसी खिलौने की तरह उससे खेलता रहता, और बेचारी महविश ये समझ के कि वो उससे प्यार करता है, उसके सामने अपना आप पेश कर गई, जिसे जजलान बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। वो पहली बार महविश को फार्म हाउस दिखाने का बहाना करके लाया था। वो महविश का दिल तो पहले ही जीत चुका था, मगर मजीद 2-4 प्यार भरी बातें करके उसने पूरी तरह महविश को अपने काबू में कर लिया था। और महविश उसने बगैर कभी कुछ भी सोचे समझे, बगैर अपने घर वालों की परवाह किए जजलान के साथ सारी हदें पार कर दी थी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसे उसकी गलती की कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है। महविश के साथ रहते रहते अब उसका दिल भर गया था। वो आज इस गुलाब की खुशबू में आखिरी बार सांस लेता, इस गुलाब को मसलने जा रहा था, जबकि महविश इस सब से अनजान उसका हाथ पकड़े बेडरूम तक आ गई थी। जजलान, उसने कुछ कहना चाहा, मगर जजलान ने फौरन उसके होंठों पर उंगली रखते चुप करवाया। कुछ मत कहो, बस इन हसीन लम्हात को महसूस करो। वो उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुकता, अपना वहशीपन उसके लबों पे उतारने लगा। उसके अंदाज में बेरहमी महसूस करते महविश ने उसे पीछे करना चाहा, मगर जितना वो उसे पीछे करने की कोशिश करती, उसकी शिद्दत में उतना ही इजाफा हो जाता। कुछ देर बाद वो उसके लबों को आजाद करते, एक झटके से उसे बेड से धक्का देते उसके ऊपर अपना साया बना गया, जिसपे महविश को घबराहट हुई, क्योंकि आज जो रूप वो जजलान का देख रही थी वो नया था, वरना इससे पहले वो हमेशा उसे नरमी से छूता था। मगर आज ना जाने उसे क्या हो गया था। मगर महविश उसकी मोहब्बत की जुनूनियत समझती, खामोशी से उसकी पनाहों में पड़ी थी। वो जा बजा उसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी, जबकि दोनों हाथ उसके जजलान के हाथ में कैद थे। जजलान ने जोर से उसके कान की लो को दांतों तले दबाया तो वो सिसक उठी। एक शिकवा की ना निगाह से उसने जजलान को देखा, जिसे देखते जजलान पर इसरार सा मुस्कुराता, जैसे बगैर समझे महविश शर्माते आंखें बंद कर गई। उसके चेहरे पे भी सुर्खी को देखते जजलान के लबों पर एक कमिंगी सी मुस्कुराहट आई, जिसके साथ वो अपनी तमाम तर वहशतों समेत फिर से महविश पर झुक गया, जिसे महविश उसका प्यार समझ के बर्दाश्त करती रही। महविश के वालिदैन ने उसे घर से बाहर निकलने दिया तो सिर्फ इस पे एतबार करके, मगर महविश ने अपने वालिदैन का एतबार तोड़ा था, जिसकी सजा उसे मिलने वाली थी। वो जजलान की ढीली सी शर्ट और ट्राउजर में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने नम बालों को सुखाती महविश की नजरें मुसलसल बेड पे बैठे सिगरेट पीते जजलान पे थी। वो भी फ्रेश होके निकली थी, जबकि अंदर से दिल काफी घबरा रहा था, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो बार बार दिल को झटक देती, मगर उसके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था। जजलान, ये सब कब तक चलेगा? आप अपने घर वालों को कब भेजेंगे मेरे घर रिश्ता लेके? महविश शीशे से उसका अक्स देखती थोड़ा परेशानी से बोली, तो हवा में धुआं उड़ाते जजलान ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि महविश को थोड़ी देर के लिए खौफ महसूस हुआ। उसके चेहरे पे फैली पुर इसरार मुस्कुराहट महविश की घबराहट बढ़ा गई थी। जजलान, बोले ना, कब भेजेंगे अपने घर वालों को? महविश बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाती उसके सामने आई। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था? जजलान मासूमियत से एक अबरू झुकाए गोया हुआ तो महविश की आंखें हैरत से फैली। आपने कहा था हम एक दिन एक होंगे। वो रुक रुक कर बोली तो कमरे की खामोश फिजा में एकदम जजलान का कहका बुलंद हुआ, जिससे महविश के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा था हमें कभी ना कभी एक होना ही है, तो अभी हो जाते हैं, और लो देख लो हम एक हो ही गए। जजलान अपने कपड़ों में कैद उसके सरापे पे गहरी नजर जमाए बोला तो महविश को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये क्या कह रहे हैं? उसके हलक से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। अरे महविश मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
ये लो, ये पूरे 10 लाख का चेक है, जाओ और इंजॉय करो। वो महविश की जानिब चेक बढ़ाते मजे से बोला तो महविश की आंखें नम हुई। उसे अपना आप इस वक्त किसी तवाइफ से कम ना लगा। उसके दिल में अब शिद्दत से एहसास जागा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? वो दिल में एक उम्मीद लिए बोली कि जैसे अभी जजलान बोलेगा हाँ करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। और जो सब मैंने कहा वो मजाक कर रहा था, मगर सामने वाला कितना बेहिस था वो नहीं जानती थी। किसी भी खिलौने से मेरी मोहब्बत सिर्फ 3-4 दिन के लिए होती है। जहाँ मेरा इस खेल के दिल भरा उधर ही मोहब्बत खत्म। वो सफाकियत से कहता महविश की रूह फना कर गया। उसके कदम लड़खड़ाए और वो देखते ही देखते उसके कदमों में बैठते चली गई। सामने बैठा शख्स जिससे मोहब्बत करके, जिसकी मोहब्बत पे यकीन करके उसने अपना आप उसके आगे पेश किया, किसी के बारे में ना सोच के उसके बारे में सोचा, और इस शख्स ने उसे सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कभी अहमियत ही नहीं दी थी। सही कहते हैं लोग, गुनाह की सजा किसी किसी को दुनिया में ही मिल जाती है, और आज महविश को मिल गई थी। वो अपनी इज्जत खो बैठी थी एक गैर शख्स के आगे। उसने भी गुनाह किया था। दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला होके वो हराम हलाल सब भूल गई थी। जो अपना आप पेश करने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत को भूल गई थी। उसके साथ यही होना था। वो अब पछता रही थी कि उसने क्यों जसलान की बात मानी, क्यों वो उसके धोखे में आई। उसे अचानक एमल की बात याद आई कि वो इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया है जो कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अगर वो उसकी बात जब मान लेती तो आज वो इस मुकाम पे ना होती। उसके दिल में एक भूख उठी जिसके साथ आंसू भी रवानी आ गई। जल्दी उठो और जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ, बाकी का शौक अपने घर जाके मनाना। मुझे अभी निकलना है किसी काम के लिए, जल्दी करो। वो खड़ा होता साइड कॉर्नर से अपनी चीजें उठाने लगा तो महविश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैंने तो आपसे सच्ची मोहब्बत की है, आपके सामने कुछ नहीं देखा, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज मुझसे शादी कर लें। वो रोते हुए उसके पैर पकड़े मिन्नत कर रही थी। जब जजलान एकदम झुकते उसके चेहरा अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए, अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक लाए फुंकारा। तुम जैसी लड़कियां बहुत देखी हैं मैंने, जो पहले खुद ही मेरी दौलत के लालच में मेरे पास आती हैं और फिर बाद में ये शराफत का ड्रामा रोती हैं। इसलिए मेरे सामने तो ये सब करने की हरगिज जरूरत नहीं है। वो एक झटके से उसका चेहरा छोड़ते सीधा हुआ। मैं आपकी दौलत की लालच में आपके पास नहीं आई, बल्कि आपकी मोहब्बत में आपके पास आई थी। प्लीज मुझे औरों जैसा मत समझे, प्लीज मुझे ऐसे ना छोड़े, मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी। वो एक बार फिर सिसक उठी, जबकि जजलान बेरहमी से सर झटकता आगे बढ़ गया। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आखिर तुमने मुझे इतने अच्छे से एंटरटेन किया है तो मैं तुम्हें आखिरी बार घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। जजलान चेहरे पर मुस्कान सजाए दरवाजे में खड़ा बोला तो महविश को अपना आप घटिया लगने लगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप यूं मुझे बर्बाद करके नहीं जा सकते। वो रोते हुए अपने बाल नोचती हुजियानी अंदाज में चीखी। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी बाहों में समाई थी। जजलान ने सुकून से जवाब दिया, आपसे मोहब्बत की थी, आपको एक सच्चा और अच्छा इंसान समझ के अपने करीब आने दिया, मगर आप हलक में आंसुओं का गोला अटका था जिससे उसकी बात अधूरी रह गई थी। ये तुम्हारी गलती थी, और हाँ, गलती से भी किसी को बताने की कोशिश नहीं करना, वरना मेरे पास हमारे गुजरे हुए लम्हात की सारी यादें मौजूद हैं। वो मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो साइड मुस्कुराहट के साथ मगरूर अंदाज में धमकी देते बोला तो महविश का दिल किया अभी जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे मेरे किए की सजा तो मिल गई है, मगर मेरी बद्दुआ है, आप भी कभी सुकून से नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा जब दुनिया के सामने आपकी ये झूठी शक्ल सामने आएगी। कभी सुकून नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। वो पीछे से चीखती रही जबकि जजलान मुस्कुराते हुए सर झटक कर बाहर निकल गया। वो भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अभी तो अल्लाह ने उसकी रस्सी ढीली छोड़ी हुई थी, मगर जिस दिन उसने रस्सी खींची उस दिन वो मुंह के बल गिरेगा। मम्मा, मुझे लगता है हमने काफी शॉपिंग कर ली है, अब हमें चलना चाहिए। नवाल
और नूर बेगम काफी देर से शॉपिंग कर रही थी। अब तो नवाल भी थक गई थी, मगर नूर बेगम तो जैसे राइद की शादी में कोई कमी चाहती ही नहीं थी, इसलिए हर एक दुकान छान के अच्छे से देखभाल के चीजें ले रही थी। 2-3 चीजें और लेने फिर चलते हैं। नूर बेगम ऊपर जाने की खातिर लिफ्ट की जाने बढ़ी। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने लिफ्ट में खड़े शख्स को देखते नवाल की सांसें रुक गईं। नवाल, अंदर आओ बेटा। उसे लिफ्ट के बाहर ही साख्त खड़े देख नूर बेगम ने पुकारा तो वो चौंक कर होश में आती अंदर कदम बढ़ा गई। वो लोग लिफ्ट के बाएं जानिब खड़ी थी, जबकि दाएं जानिब नवाल के चेहरे का रंग उड़े देख जेरे लब मुस्कुराता हसाम खड़ा बज़ाहिर फोन में मसरूफ था। लिफ्ट तीसरे फ्लोर पे रुकी तो एक एक करके लिफ्ट से सब बाहर निकले और इनके पीछे ही हसाम भी बाहर निकलता दूसरी सिमत बढ़ गया तो नवाल को सुकून का सांस आया। हसाम को कोई जानता नहीं था, मगर उनके साथ जो 2 गार्ड्स आए हुए थे वो बहुत अच्छे से हसाम को जानते थे, इसलिए वो किसी को कोई शक का मौका नहीं दे सकती थी। वो लोग अभी एक कपड़ों की दुकान में दाखिल ही हुए थे कि कंधे पे लटके बैग में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो जानती थी किसका फोन होगा, इसलिए एक साइड में जाके उसने बैग से फोन निकाला। हसाम, आप जानते हैं मैं मामा के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। वो आगे पीछे देखती बहुत ही हल्की आवाज में बोली। मैं लास्ट फ्लोर पर बने कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचो, वरना मैं वहीं सबके सामने आके तुमसे मिलूंगा। हसाम सीरियस अंदाज में धमकी देते उसकी सुने बगैर ही फोन बंद कर गया, जबकि नवाल फोन को घूर के रह गई। मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या करूं अब मैं? हाँ, दोबारा फोन करके मना कर देती हूँ। वो परेशानी से माथे पे हाथ फेरते जल्दी से हसाम को फोन मिलाने लगी, मगर उसने उसका फोन ही नहीं उठाया। अब क्या करूं, अगर सच में आ गए तो? वो इस तराब में मुब्तला होती सोचने लगी, मगर उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। उसने अपना दिल मजबूत करते एक फैसला किया और नूर बेगम की जानिब कदम बढ़ाए। मामा, और कितनी देर लगेगी? वो कपड़े देखती नूर बेगम के पास खड़े होते धीरे से पूछने लगी। आधा 1 घंटा तो लगेगा। तुमने अपने लिए कुछ पसंद किया? नूर बेगम मसरूफ अंदाज में टाइम का बताते आखिर में इस्तफसार करने लगी। वो, मामा मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं जाऊं? बहाना बनाते हुए डर के मारे उसकी जुबान लड़खड़ाई। हाँ चली जाओ और शाहिदा को अपने साथ ले जाओ। नूर बेगम ने साथ आई मुलाजमा को ले जाने का कहा तो नवाल एकदम घबरा गई। वो किसी भी कीमत पर शाहिदा को साथ नहीं लेके जाना चाहती थी। नहीं मामा, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, उसने जल्दी से कहा तो नूर बेगम एक नजर उसे देख हाँ में सर हिला गई। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मगर जल्दी आना। मैं यहाँ से बराबर वाली दुकान में जाऊंगी, अगर यहाँ ना मिलूं तो वहां आ जाना। नूर बेगम के इजाजत देने पर वो जी कहते जल्दी से बाहर निकल गई। नूर बेगम ने उसे कभी भी किसी भी चीज से मना नहीं किया था और यही वजह थी कि वो आज भी जल्द ही उसके अकेले जाने पे मान गई थी। वो तेज तेज कदम उठाती धड़कते दिल के साथ तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। वो कभी ऐसे बाहर अकेले हसाम से नहीं मिली थी। बार बार दिल में एक ही डर आ रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। कैफे के बाहर रुकते गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करते कैफे के अंदर कदम बढ़ाए तो राइट साइड दीवार के साथ की एक टेबल पे वो ब्लू जींस पर खाकी शर्ट पहने जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की थी, एक हाथ में फोन पकड़े जबकि दूसरा हाथ टेबल पे रखे दरवाजे की जानिब मुतवज्जो था। गंदुमी रंगत, शहद रंग आंखें, खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी, मूछों में वो बहुत जाजिब नजर लग रहा था। नवाल एक बार फिर पीछे मुड़ के देखती मुस्कुराते हुए खुद को तकते हसान की जानिब बढ़ी। आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? आप जानते हैं ना अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वो खौफ से कहती उसके सामने वाली कुर्सी खींच के बैठ गई, जबकि हसाम तो उसे देखने में मसरूफ था। हरे फ्रॉक में ब्राउन चादर से खुद को अच्छे से कवर किए, सर पे दुपट्टा जिसमें से 2 लटें चेहरे के एतराफ में झूल रही थी। मासूम से चेहरे में डर साफ वाजे दिखाई दे रहा था, जो बारीक नैन नक्श वाली नवाल को और भी खूबसूरत बना रहा था। हसाम, अब कुछ बोले भी, क्यों बुलाया था? मुझे वापस भी जाना है फिर। उसकी नजरों से कंफ्यूज होती वो झुंझला के बोली। तो हसाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं तुम्हें ऐसे यहाँ कभी नहीं बुलाता नवाल, मगर तुम्हारे भाई की शादी क्या हो रही है? तुम तो तैयारियों में इतनी मसरूफ हो गई हो कि मुझसे बात करने तक का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तो जैसे भूल ही गई हो तुम, वो खफा खफा अंदाज में बोला तो नवाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हसाम, आप मेरे लिए सबसे बढ़के हैं। मैं खुद को भूल सकती हूँ मगर आपको नहीं। बस आजकल हवेली में बहुत काम होता है और मामा ज्यादातर मुझे अपने साथ रखते ही हैं।
नवाल ने प्यार से समझाया तो हसाम मुंह बना गया। ऐसे मुंह नहीं बनाए, आपको भी शादी पे इनवाइट किया जाएगा, जरूर आइएगा आप। नवाल आंखों में शरारत लिए बोली। पक्का आऊं मैं? हसाम ने कंफर्म करना चाहा। हाँ, नवाल ने सुकून से जवाब दिया। देख लो, सोच लो अच्छे से, ऐसा ना हो मेरे आने से वहां कोई बदमजगी हो जाए। हसाम ने उसे डराना चाहा, मगर नवाल पुरसुकून थी। एक वेटर के आने से भला कैसी बदमजगी होगी? वो अनजान बनते मुस्कुराहट दबा के पूछने लगी, तो हसाम उसकी बात समझते आंखें छोटी किए उसे घूर के रह गया। मैडम, मैं जागीरदार तुराब खान का होने वाला दामाद हूँ, समझ रही है ना, कोई आम बंदा नहीं हूँ। वो कुर्सी की पूछ से टेक लगाए सुकून से बोला, तो नवाल ने लब गोल करते ओ कहा और फिर हंस दी। हंसो नहीं यार, वो उसके हंसने पर मसली बुरा मनाए बोला, तो नवाल अच्छे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखते खामोश हो गई, मगर चंद ही सेकंड के बाद फिर से हंस दी। अच्छा क्या खाओगी बताओ? उसकी हंसी हमेशा कायम रहने की दुआ करते हसाम ने उसके मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाई। उसे डर था कि कहीं उसकी ही नजर ना लग जाए उसे। मैं अब चलूंगी, मामा को वॉशरूम का कहकर आई थी और अब 20 मिनट होने वाले हैं, वो परेशान हो रही होंगी, और ऐसा ना हो परेशानी में मुलाजमा को वॉशरूम में देखने भेज दें। अगर वो वहां गई और उसे मैं वहां ना मिली तो ना जाने फिर क्या होगा, इसलिए अब मुझे चलना होगा। सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखते जल्दी से कहते खड़ी हो गई। ठीक है, मगर याद से रात को मुझे फोन करना, ओके? हसाम ने भी समझते हुए उसे जाने की इजाजत दी, तो वो मुस्कुराते हुए उसे खुदा हाफिज कहते बाहर निकल गई। कासिम, कहाँ मर गए हो सबके सब? जजलान कब से अपने पुराने मुलाजमों को आवाज दे रहा था। वो अपने आदमियों को महविश को घर छोड़ने का कहता खुद अपने दोस्तों में निकल गया था, और अब रात 8 बजे घर आया था। वो अपने आदमियों को बुला रहा था, मगर काफी देर बाद जब कोई नहीं आया तो वो कमरे से बाहर आते लाउंज में खड़ा ऊंची आवाज में धाड़ा, तो लाउंज में सोफे पे बैठे राइद ने नागवारी से उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। छोटे खान, वो कासिम और वासिम अब से हवेली में नहीं आएंगे, बल्कि कोई भी मर्द मुलाजिम हवेली में नहीं आएगा, ये बड़े खान का हुक्म है। उनकी पुरानी मुलाजमा ने वहां आते उसे गुस्से में देख के जल्दी से कहा, तो बड़े खान के नाम पर उसने सोफे पे बैठे लैपटॉप में मसरूफ राइद को देखा, जो वहां ऐसे बैठा था जैसे इसके अलावा वहां और कोई मौजूद ही ना हो। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। और ये बड़े खान होते कौन है ऐसे हुक्म देने वाले, और किस खुशी में ये हुक्म दिया गया है? वो फिर से गुस्से से सुर्ख आंखें लिए बोला, तो मुलाजमा ने अपना हलफ तर किया। वो बिला वजह ही इन दोनों भाइयों के बीच में फंस के रह गई थी। वो जी आने वाली बड़ी बहू बेगम पैदा करती हैं, उनकी वजह से सारे मर्द मुलाजिम हवेली से हटा दिए गए हैं। मुलाजमा गर्दन झुकाए अदब से बोली, तो जजलान ने जब्त से मुठियां भेजी। अभी आई तो नहीं है ना, तो अभी से इन्हें क्यों हवेली के बाहर के काम सौंपे हैं? वो जब्त करते गुर्राया तो मुलाजमा कांप गई। इन खानों के गुस्से से तो पूरा गांव वाकिफ था। जब इन्हें गुस्सा आता था तो कुछ नहीं देखते थे। तुम जाओ अपना काम करो, बाकी जिसे जो भी काम है वो खुद कर लेगा। राइद मसरूफ अंदाज में लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर बोला, तो मुलाजमा अपनी जान खुलासी होने पर जल्दी से वहां से निकली। किसकी इजाजत से तुमने मेरे आदमियों को बाहर निकाला है? जजलान गुस्से से बढ़ा उसके सर पर पहुंचा। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। राइद अपने काम में लगा सुकून से कहता उसका खून खोला गया। मेरे आदमियों को बाहर निकालने से पहले मेरी इजाजत की जरूरत है। वो अपनी बात पर जोर देके बोला, तो राइद एक नजर उसे देखते अपना लैपटॉप बंद करते उठ खड़ा हुआ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा कोई भी मुलाजिम आज के बाद हवेली में नजर नहीं आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? राइद वान करते उसे गुस्से में लाल पीला छोड़ ऊपर बढ़ गया, जबकि टेबल पर रखा आवाज उठाते जजलान ने गुस्से से जोर से जमीन पर मारा और कमरे में जाते ठा की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर गया। ऊपर अपने दरवाजे पे खड़े राइद ने नागवारी से उसकी हरकत पे सर झटका। वो जजलान तो क्या इस घर में मौजूद किसी भी फर्द से ज्यादा बात करने का कायल नहीं था, और वो अब भी यही करता अपने कमरे में चला गया था। जजलान का ये रोज का काम था। वो जब घर वापस आता था तो अपने खास आदमियों यानी कासिम और वासिम दोनों को ही कभी किसी काम तो कभी किसी काम से बार बार अपने कमरे में बुलाता रहता था। मगर अब जब राइद की शादी में 10 दिन बचे थे तो उसने आयला के पर्दे को मद्देनजर रखते हुए सारे मर्द मुलाजमों को बाहर के काम सौंप दिए थे, जबकि हवेली के अंदर के लिए कई नई मुलाजमाएं रख ली गई थी। राइद ने यह फैसला करने से पहले किसी से कोई बात नहीं की थी, बस
सुबह जाने से पहले उसने सरसरी सा तुराब खान को अपना फैसला सुना दिया था और स्पाट लहजे में नूर बेगम को नई मुलाजमाएं रखने का कह दिया था। नूर बेगम को तो उसके फैसले से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश थी कि रायद अपनी होने वाली बीवी की खातिर क्या कुछ नहीं कर रहा है। इन्हें यकीन था वो अपने बाप के जैसा तो हरगिज नहीं बनेगा, बल्कि एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। मगर तुराब खान इन्हें फिक्र लायक हो गई थी। इनका बेटा शादी से पहले ही आयला की इतनी फिक्र कर रहा था, ना जाने शादी के बाद वो क्या करता। और ये बात उनके खानदान की शान के खिलाफ थी। इनके खानदान में औरतों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाया जाता था, मगर उनका बेटा तो अपने खानदान से बिल्कुल ही उलट चल रहा था, जिसपे इन्हें गुस्सा और अफसोस भी था। मगर वो रायद को कुछ कहकर अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से उसकी हर बात मान रहे थे। जबकि अपने बाप को रायद की हर बात मानते देख जजलान को बहुत गुस्सा आता था, जिसका इजहार वो बहुत बार तुराब खान से कर चुका था। मगर उन्होंने यही कह दिया कि वो अपने बेटे को और खुद से नाराज नहीं कर सकते, जिस पर जजलान भी जब्त करके रह जाता था।